हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सीसीआई विथ जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो लाए हैं, आज का सन 2021 का प्रश्न पत्र है, हल किया हुआ व्याख्यात्मक है प्रश्न। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। इसमें जो व्याख्या बताया गया है क्वेश्चन के थ्रू माध्यम से, जो आंसर है, आंसर को पूरा डिटेल किया गया है। इसमें कुछ नए चीज़ों को देखेंगे, नए चीज़ों का ज्ञान होगा। तो चलते हैं व्याख्या के रूप में, क्वेश्चन के साथ साथ उसके व्याख्या को भी देखते हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? 25%, 50%, 70%, 80%। तो हमारे शरीर में जो जल है तरल के रूप में कोशिकाओं में रहता है तो वह 70% रहता है। हमारे शरीर में 70% जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। जीवधारियों के शरीर में समस्त जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी3 को कहते हैं, तो विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन है, पेंटोथेनिक अम्ल है, पैराडॉक्सिन है, फिर यहाँ पे डी है जो नियासिन है, तो इसका आंसर डी होगा, नियासिन। नियासिन के बारे में देख लेते हैं व्याख्या। विटामिन बी3 अन्य विटामिन की तरह शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह विटामिन पाचन, मस्तिष्क और त्वचा के लिए आवश्यक है। क्या है? त्वचा के लिए, पाचन के लिए और मस्तिष्क के लिए विटामिन बी3 आवश्यक है। विटामिन बी3 को विज्ञान जगत में नियासिन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाता जाए कि विज्ञान जगत में नियासिन को, विटामिन बी3 को किस नाम से जाना जाता है, तो नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी3 निकोटीनिक एसिड और निकोटीनेमाइड रसायन से मिलकर बनता है। जो विटामिन बी3 बनता है वह निकोटीनिक एसिड और निकोटीनेमाइड रसायन से मिलकर बनता है। शरीर इन दोनों रसायनों को अन्य दो तरह के रसायन NAD और NADP के उत्पाद के लिए इस्तेमाल करता है। NAD और NADP रसायन शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भूमिका निभाते हैं और कोशिकाओं को चयापचय मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में मदद करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। प्रोटीन तथा कैलोरी उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही होगा, प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है मैरास्मस रोग। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मैरास्मस प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण का प्रकार है। क्या है? प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण का प्रकार है जो शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। मैरास्मस वयस्क और बच्चों दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके बारे में देख लें। ग्लूटीन है, ल्यूसीन है, लेक्टालाब्यूमिन है और ग्लाइसिनिन है। तो इसका आंसर डी है, ग्लाइसिनिन। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह फूड प्रोटीन होता है। यह क्या है? प्रोटीन माना गया है। ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है। जो ग्लूटीन प्रोटीन होता है यह गेहूं में पाया जाता है। लेक्टालाब्यूमिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। ज्ञात खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में, पूछा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन है सोयाबीन में उपस्थित होते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। यहाँ भी आंसर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो एमपी में होता है। आगे क्वेश्चन है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, विकल्पों पर विचार करना। इसका आंसर बी होगा, पहला है पहले समस्या की व्याख्या करना, तीसरा है आपका वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, समाधान का प्रयास करना, फिर पांचवा है विकल्पों पर विचार करना, फिर दूसरा है विकल्प चुनना, फिर आपका चौथा है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना।
बी इसका आंसर सही है। इसका व्याख्या देख लेती हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है। निर्णय प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण होती उतनी ही जटिल भी होती है। जो निर्णय की प्रक्रिया होती है, निर्णय लेना आसान चीज़ नहीं होती है। जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही क्या है, जटिल भी होती है। यही कारण है कि प्रशासनिक क्षेत्र में लोग विशेष रूप से निर्णय लेने में संकोच करते हैं, क्योंकि कोई भी गलत निर्णय देश या सार्वजनिक हित के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये सही बात है कि जो भी कोई निर्णय लिया जाता है तो हो सकता है किसी के लिए सही साबित हो और किसी के लिए घातक साबित हो, इसलिए निर्णय लेना बहुत जटिल कार्य है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा हर किसी को प्रसन्न कर पाना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। निर्णय का शाब्दिक अर्थ है अंतिम परिणाम पर पहुंचना। निर्णय का जो शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम परिणाम तक पहुंचना। अगर क्वेश्चन इस तरह बन जाए कि निर्णय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो निर्णय का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुंचना होता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। व्यवहारिक दृष्टिगत से देखा जाए कि जो निर्णय है, निर्णय का क्या अर्थ होता है निर्णय का, तो निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। R.A. विलियम्स के अनुसार इन्होंने कहा है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरल विधि है। निर्णय लेना विभिन्न विकल्पों के चुनाव की सरलतम विधि है। और जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में कहा गया है कि निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चयन है। निर्णय से आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही चरण इस प्रकार है कि समस्या की व्याख्या करना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, विकल्पों पर विचार करना, विकल्प चुनना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, यह निर्णय की प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं। तो शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम बताएंगे। इच्छा है, विश्वास है, रुचि, ध्यान देना, कार्यवाही, संतुष्टि। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए सही होगा। पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे चौथा है ध्यान देना, फिर है यहाँ पे तीसरा रुचि है, फिर आपका जो पहला इच्छा है, दूसरा क्या है विश्वास है, और पांचवा कार्यवाही है, और यहाँ पे छठवां संतुष्टि है। ए इसका आंसर सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे कि व्याख्या में कुछ अलग भी इसमें नए कुछ पैटर्न के हिसाब से कुछ जो व्याख्या किया गया है, कुछ शब्द नए मिलते हैं। तो जो हम लोग की जानकारी नहीं है व्याख्या के रूप में, उसे हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। शिक्षा का मानव, इसका जो व्याख्या बताया गया, शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। इसे ग्रहण करने हेतु विशेष बातों पर ध्यान देना होता है। शिक्षा के जो विस्तार है 6 मूल क्रम बताए गए हैं। ध्यान देना, रुचि, इच्छा, विश्वास, कार्यवाही और संतुष्टि आदि। आगे क्वेश्चन है कि निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। फल व सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे व मांस। इसका आंसर बी होगा, गेहूं व मोटे अनाज। भारत में अधिकांश जनसंख्या मध्य वर्ग से संबंध रखती है, ऐसे में उसके लिए खाद्यान्नों का अत्यधिक महत्व है। भारत में सबसे अधिक क्या है, जनसंख्या है, मध्य वर्ग से संबंध रखती है, उसके लिए क्या है, खाद्यान्न अत्यंत महत्व है। उपयुक्त खाद्य वर्ग में से गेहूं व मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग हैं। मुख्य खाद्य वर्ग में गेहूं व मोटे अनाज आते हैं। भोजन बनाते समय पीढ़ी को प्रत्येक वर्ग में से खाद्य वर्ग अवश्य लेना चाहिए, जिससे प्रमुख पोषक तत्व सही संतुलन में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि अगर गृहिणी भोजन बना रही हैं तो उन्हें मोटे अनाज व गेहूं व मोटे अनाज का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए अपने संतुलित आहार में। उसमें क्या है कि संपूर्ण तरीके से पोषक तत्व मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का। तो प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का, तो क्या देखते हैं, शोध अध्ययन है, विश्वसनीयता है, संचार प्रणाली है, कार्यालय अभिलेख है। तो इसका आंसर डी होगा, कार्यालय अभिलेख। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन कार्यालय अभिलेख को परखने का साधन है। अभिलेख को परखने का जो साधन है तो क्या है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन कार्यालय है। प्रसार शिक्षा हेतु दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रसार शिक्षा का प्रसार किया जाता है, प्रचार किया जाता है, तो
दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या है कि जो हम प्रसार कर रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उन्हें सही तरह से जानकारी मिल जाती है और फिगर्स के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है और समझने में आसानी होती है। आगे क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षक माध्यम से गाँवों में जागरूकता फैलाना तथा उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग, कार्यमूलक स्थान का संगठन, कार्य संक्रियता में निपुणता विकसित करना। इसका आंसर ये है कि कार्य करने की आदतों को बदलना। प्रसार शिक्षक के माध्यम से गांव में जब जागरूकता फैलाना होता, मूल्यांकन किया जाता है, तो क्या किया जाता है? कार्य करने की आदतों में को बदलना। 9वां का व्याख्या बताया गया है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, अर्थात काम का ढंग इस प्रकार का हो कि कम से कम समय और शक्ति को व्यय कर हम अपना अधिक से अधिक काम पूरा कर लें। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत यह बताया गया है कि जैसे हम अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में बदलाव करें, काम को सही तरीके से अच्छे ढंग से करें और कम से कम समय में करें, शक्ति को कम से कम व्यय करें और अधिक से अधिक कार्य को पूरा करें और कार्य में गुणवत्ता भी रहे। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत यह अर्थ में बताया गया है। आगे क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन का एक यंत्र है। समय प्रबंधन का एक यंत्र है, कौन सा यंत्र है? कार्य इकाई, कार्यवक्र, समय मानक, समय योजना। 20 का आंसर सही है, कार्यवक्र। कार्यवक्र समय प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करके समय को नियोजित तरीके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जो कार्यवक्र का समय है प्रबंधन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण यंत्र माना गया है। इसके अंतर्गत जो कार्य है उसे ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करके समय को नियोजित करके उनके समय को नियोजित करके तरीकों से क्या किया गया? प्रबंधित किया गया है, नियोजित तरीकों से प्रबंधित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि बीए गृह विज्ञान की सब छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का औसत किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए? बीए गृह विज्ञान की सब छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का औसत किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए? बहुलक, AM, माध्यिका, GM। इसका आंसर होगा बी, माध्यिका। माध्यिका की परिभाषा में बताया गया है कि यह असंसाधित आंकड़ों की मानों को वर्धमान अथवा हास्यमान परिणाम। इसका आंसर बी होगा, माध्यिका। माध्यिका की परिभाषा बताया गया कि यह संसाधित आंकड़ों के मानों को वर्धमान अथवा हास्यमान परिमाण के क्रम में रखा जाए तो इस व्यवस्था को बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहा जाता है। इस तरह अवर्गित आंकड़ों की माध्यिका का अभिकलन इस प्रकार किया जाता है। पहले चरण में विचार के मानकों को परिमाण के क्रम में रखा जाता है और दूसरे चरण में क्या होता है? सबसे बीच में मानकों को माध्यिका माना जाता है। यह माध्यिका के परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं, माध्यिका के बारे में ही जान लेते हैं। यदि असंसाधित आंकड़ों में मानों की संख्या यदि विषम ऑड हो तो इन्हें परिमाप के क्रम में रखने पर n+1/2 मान माध्यिका होगा। ऐसी स्थिति में माध्यिका का एक और केवल एक मान्य होगा। दूसरी ओर यदि सम इवन हो तो परिमाण के क्रम में रखे गए आंकड़ों के सबसे बीच के दो मान अर्थात n/2 और n+2/1 के मान होंगे, अथवा इस स्थिति में सबसे बीच के इन दोनों मानों में से किसी मान को माध्यिका माना जा सकता है, परंतु निश्चितता की दृष्टि से इन दो मानों के समांतर माध्य को माध्यिका माना जाता है। समांतर माध्य के इस तरह माध्यिका के भी कुछ निम्नलिखित गुणधर्म हैं। इसका अभिकलन सरलता से किया जा सकता है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। यदि सम हो तो सबसे बीच के दो मानों का माध्य लेने पर माध्यिका का एक और केवल एक मान प्राप्त होता है। जहाँ समांतर माध्य पर चरम मानों का काफ़ी प्रभाव होता है, वहीं माध्य पर चरम मानों का कोई प्रभाव नहीं होता है। बीए गृह विज्ञान की सब छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का सर्वोत्तम औसत प्रयोग
माध्यिका होती है। माध्यिका की गणना से मध्य में स्थित संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोधकर्ता के रूप के समूह को कहते हैं? तो संदर्भिका कहते हैं, साहित्य पुनरावलोकन कहते हैं, परिशिष्ट कहते हैं, भूमिका कहते हैं। तो इसका आंसर होगा संदर्भिका। ए इसका आंसर सही होगा। किसी भी अध्ययन में संबंधित मूलभूत शोधकर्ता के समूह को संदर्भिका कहते हैं। अगर पूछा जाए कि संदर्भिका किसे कहते हैं, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोधकर्ता के समूह को संदर्भिका कहते हैं। संदर्भिका के अंतर्गत शोध कार्य से संबंधित सभी प्रकार के समूहों का उल्लेख किया जाता है। जो संदर्भिका के अंतर्गत जो शोध कार्य होते हैं उनसे संबंधित जो प्रकार समूह होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्ती या भूमिका। तो इसका आंसर होगा बी ग्रामीण क्षेत्र। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में स्तरबद्ध नमूना चयन का सबसे प्रभावकारी तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंब अवस्था है। डिंब अवस्था कैसा? गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह से प्रारंभ के जन्म लेने तक स्त्री का अंडाणु। इसका आंसर ए होगा। डिंब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक माना गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। डिंब अवस्था के बारे में बताया गया है, इसका व्याख्या किया गया है। तो डिंब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा हो जाता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है। डिंबावस्था या गर्भास्थिति शुक्राणु एवं डिंब के संयोग के समय से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। कितने सप्ताह तक मानी जाती है? 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इस अवस्था में कोषों का विभाजन होता है। जो डिंब की अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है? कोषों का विभाजन होता है। जाइगोट या सिंचित डिंब में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। कोषों के भीतर खोखलापन विकसित होने लगता है। संसेचित डिंब वाहिनियां नलिका द्वारा गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में पहुंचने पर इसका आकार हुक के समान हो जाता है। किसके समान? हुक के समान हो जाता है। गर्भाशय में कुछ दिनों पश्चात यह इसकी सतह का आधार लेकर चिपक जाता है। यहाँ पर गर्भ अपना पोषण माता से प्राप्त करने लगता है। कभी कभी डिंब वाहिनियां नलिका से ही चिपक कर वृद्धि करने लगता है। ऐसे गर्भ को नलिका गर्भ कहते हैं। इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। अगर जब गर्भित की जो अवस्था है, जब नलिका गर्भ होता है, जैसे जब चिपक जाता है, वृद्धि होने लगता है नलिका में, तो इस प्रक्रिया को आरोपण भी कहते हैं। आरोपण हो जाने के पश्चात संयुक्त कोष पर परजीवी हो जाता है तथा जन्म पूर्व का काल इसी अवस्था में व्यतीत करता है। डिंबावस्था 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम है निषेचित अंड गर्भाशय में आरोपित होने से पूर्व निष्क्रिय हो सकता है, और द्वितीय है आपका आरोपण गलत स्थान पर हो सकता है, और तृतीय है आरोपण होना संभव नहीं हो सकता है। ये 3 अवस्थाएं आती हैं डिंबावस्था के कारणों में। आगे है क्वेश्चन, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है। तो स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है। स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच के मध्य होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई 19.5 इंच होती है। अक्सर जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। व्याख्या बताने का मतलब है इसमें कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।